तैयार है भारत का आयरन डोम। रूस के S-500 और अमेरिका के THAAD का भी बाप बनने वाला है भारत का यह नया सिस्टम। ये देखिए, इसे कहा जाता है भारत का आयरन डोम और इसे बनाई है एक स्वदेशी कंपनी ने। और आपको बता दें कि इसका नाम है आकाश NG। ये एक आप ये समझ लें कि एक नई पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। जितनी जल्दी ये क्विक रिएक्शन जो है, या कह लें कि जितना जल्दी रिस्पॉन्स करती है, उतनी जल्दी आमतौर पर कोई और डिफेंस सिस्टम जो है वो रिएक्ट नहीं करता। अब क्या करें, हमारी एजुकेशन स्टैंडर्ड गिर गई है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आयरन ड्रोन जो इसराइल का है, उसने देखो 5000 मिसाइल नहीं रोक सके थे। मतलब इंडिया ने उसको देखते हुए ये सबक सीखा कि अपनी सुरक्षा के लिए ये चीजें बनाओ, ताकि अगर कल को चाइना पाकिस्तान 500 क्या 1000 अगर मिलके मिसाइल मारे भारत पे, तो भारत की सीमा में एक मिसाइल भी ना घुस सको। मतलब विद इन 7 to 10 सेकेंड्स इनको आर्टिकुलेट करके फायर कर सकता है। आकाश जो मिसाइल लॉन्चर है, इनफैक्ट कंप्लीट मिसाइल प्रोग्राम जो इंडिया के है, इज वन ऑफ द बिग सक्सेस स्टोरीज अपना कंट्री का, जो कलाम साहब ने चालू किए थे। तो मिसाइल लॉन्चिंग में हम वी आर ऑन पार विद ऑलमोस्ट एनीथिंग इन द वर्ल्ड टुडे। तो ये जो लॉन्चर है इज बेटर देन द पेट्रियट मिसाइल ऑफ USA। इट परफॉर्म्स बेटर। आर्मेनिया के बाद अब ब्राजील, फिलीपींस और मिस्र आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहते हैं। भाईजान, हमारे पास जज्बा बहुत है। अब भाई फिर अभी वो यही बात है, जज्बे से हम जज्बा है तो क्या? जज्बा इसलिए है कि जो पढ़े लिखे वो तो कुछ कर रहे नहीं। अच्छा, जो अनपढ़ है वो उनमें जज्बा है। 3 लेयर की सिक्योरिटी, मतलब पहला 400 पहले मिसाइल उधर से मारेगा, अगर वहाँ पे कुछ मिसाइल बचते हैं वो आते हैं नीचे, तो 250 पे भी भारत का ये मिसाइल छोड़ देगा अपने मिसाइल। अगर उधर से अगर कुछ और थोड़े से बच जाते हैं वो 150 किलोमीटर पे भी उसे खत्म कर देगा। भारत ने एक दफा फिर से जी छक्का मारा है, और वो ये है कि ब्रह्मोस के बाद अब आकाश मिसाइल को फर्स्ट टाइम भारत ने जी एक्सपोर्ट कर दिया है। इंडिया का मुकाबला हम करे, बम बांध के हम चले जाएंगे। ठीक है, बम बांध के चले जाएंगे। वो बम आएगा कहाँ से? भारत पहला मुल्क ऐसा बना है जिसने आर्मीनिया को जी मिसाइल सिस्टम जो है एक्सपोर्ट किया है। और कांग्रेचुलेशंस, मैं कहूंगी बड़ी बात है जी। भारत पूरी दुनिया में फेमस था कि एक ऐसा मुल्क है जो बहुत ज्यादा जो है हथियार खरीदता है, और अब आहिस्ता आहिस्ता नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि भारत तो खतरनाक से खतरनाक मिसाइल अब एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया की अचीवमेंट शायद ये नहीं है कि हमने आर्मेनिया को हथियार भेजे या बेच रहे। फ्रेंकली हम पहले भी कुछ 1000 करोड़ के, यानी 1000, 1500, 2000 करोड़ के छोटे मोटे हथियार बेचते रहते थे। वो हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। इस अचीवमेंट को आप तब समझेंगे जब आप किसी वीडियो को शुरू के 1 मिनट सुनेंगे, जब आपने इंट्रोडक्शन इंडिया का दिया और ये कहा, पाकिस्तानी होते हुए ये कहा कि कोई दुनिया में भारत को नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल। जब दुश्मन देश का कोई एक सिटीजन तारीफ करते हुए अपने आप को ना रोक पाए, तो ये समझ लीजिएगा सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी कंट्री की ये है। टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक है आर्मेनिया को हथियार बेचे। जी। सिर्फ आर्मेनिया को हथियार नहीं बेचे, असलियत में अगर आप देखेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव हथियारों के थ्रू, हथियार बेचने के थ्रू जियोपॉलिटिक्स में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना है, और उससे हमारे जियोपॉलिटिकल गोल्स को अचीव करना है। और जो दुनिया के अंदर ग्लोबलाइज्ड, मतलब जो एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में दुनिया के इंटरेस्ट, दुनिया के अलग अलग देश इंडिया के इंटरेस्ट को हैम्पर करते थे अलग अलग मैनर में, अलग अलग इश्यूज पर, और मेनली अलग अलग इश्यूज में एक प्राइमरी इशू होता था जो पाकिस्तान दुनिया की अलग अलग जगहों पर लेकर जाता था और कहता था कि आप मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूं, एक काम करो कश्मीर का मुद्दा उठा दो। इंडिया ने असलियत में उसको, अब इंडिया के पास कोई तरीका नहीं था ना उसे काउंटर करने का। सीधी सी बात है। एक बात बताइए, टर्की जो है वो खुल के कह रहा है कि टर्की के पास पाकिस्तान गया, पाकिस्तान ने टर्की को समझाया कि यार आप एक काम करो, आप इस्लामिक मुल्क हो, इस्लामिक मुल्क होने के नाते आप मेरा साथ दो, और कश्मीर के मामले में आप यूनाइटेड नेशन से लेकर जहां पर भी हो मेरे को सपोर्ट कर। टर्की कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर देता हूं। अब प्रॉब्लम को समझिए, इंडिया को अब ऐसे में अगर अमेरिका या पाकिस्तान एक ग्रुप बनाने में कामयाब हो जाता है, एक एक्सेस बनाने में कामयाब हो जाता है, जिसमें टर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान और मलेशिया खड़े हुए हैं, वो एक अलग मैटर है कि ये आपके जो प्रधानमंत्री इमरान खान थे उसकी एक बड़ी बेवकूफी थी कि उसने ये एक्सेस बनाने की कोशिश करी, और सऊदी अरेबिया
जो पाकिस्तान बनने वाले दिन से या यूं कहें पाकिस्तान बनने से पहले से जो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को आइडियोलॉजिकली फाइनेंशियली सपोर्ट करता था और उसके बाद वो लास्ट तक पाकिस्तान 2019 तक पाकिस्तान के साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर खड़ा रहा और पाकिस्तान को फाइनेंशियली और डिप्लोमेटिकली और सब तरीके से सपोर्ट करता रहा। इमरान खान ने कश्मीर के चक्कर में नई एक्सेस सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट बना दी, लेकिन बना तो दी ना, ये मैं पाकिस्तान की अचीवमेंट मानता हूं। बेवकूफी में भी कई बार अचीवमेंट दिखाई दे जाती है कि पाकिस्तान ने अपने साथ 4 मुस्लिम देश जोड़े। वो एक अलग मैटर है कि पहले 56 खड़े होते थे, अब सिर्फ 4 खड़े थे, लेकिन सऊदी अरेबिया के डोमिनेंस को चैलेंज करना अपने आप में बड़ी बात थी जो आप जोश जोश में कर गए। अब आप सोच कर देखिए, इमेजिन जरा सी एक बात, अगर इंडिया डिप्लोमेटिकली स्ट्रॉन्ग प्ले नहीं करता तो टर्की, अजरबैजान और मलेशिया को हम कैसे हैंडल करते? अब प्रॉब्लम यह है, मलेशिया को हैंडल करने के पास हमारे पास बड़ा जबरदस्त है कि महातिर मोहम्मद को हमने 2 मिनट के अंदर हैंडल किया। जितने भी वहां महातिर मोहम्मद ने एक बार कहा कि कश्मीर का इशू जो है वो पाकिस्तान का रिजॉल्व होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, तुम पाम ऑयल भेजते हो, हम नहीं खरीदते। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मलेशिया से पाम ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर इंडिया था, हमने वो ऑर्डर इंडोनेशिया को दे दिया, काम खत्म। सोच कर देखिए 15 दिन के अंदर महातिर मोहम्मद को उसकी सरकार ने उठा के बाहर फेंक दिया और दूसरा प्राइम मिनिस्टर आके कहता है सॉरी इंडिया, गलती हो गई, पाकिस्तान को टाटा बाय बाय कर देते हैं, आप हमसे पाम ऑयल खरीद लो। इंडिया वालों ने खरीदना शुरू कर दिया कि ठीक है यार, देखो इंडोनेशिया को ऑर्डर तो दे दिया है, फिर भी आपसे भी खरीदेंगे, उनसे भी खरीदेंगे, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग की शुरुआत करते हैं। मलेशिया को तो हैंडल कर लिया, अब टर्की के साथ तो हमारे कोई ऐसे ट्रेड रिलेशंस है नहीं। अब मुझे ये बताइए, जिस कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशंस नहीं है और उस कंट्री को हैंडल करना है, तो आप कोई एक तरीका बता दीजिए। हमारे पास तो वो रिलीजन वाला कार्ड भी नहीं है कि जी वो तुसी भी मुसलमान, 80 भी मुसलमान, लाओ जी भंगड़ा पाले, तुम हमारे साथ आ जाओ। हमारे साथ तो ऐसा नहीं था। और दूसरी चीज, सीधी सी बात यह है, हमने दुनिया का एक उसूल देखा कि ये जो वेपन डिप्लोमेसी होती है, वेपन्स का डिपेंडेंसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो वो असलियत में किसी भी कंट्री के 2 कंट्रीज के बीच में फाउंडेशन का काम करती है, एक बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन का काम करती है। जैसे इंडिया और रशिया के रिलेशन सबसे ज्यादा बुरे दौर में भी अगर आप देखते हैं तो इंडिया ने उस सबसे ज्यादा बुरे दौर में भी अमेरिका का साथ नहीं दिया, रशिया का साथ नहीं छोड़ा। उसके पीछे 2 बड़े फैक्टर्स, एक हम दोनों के बीच में चाइना है, रशिया का भी दुश्मन है, इंडिया का भी दुश्मन है। लेकिन इसका दूसरा फैक्टर ये है इसका कि आप इसे इस तरीके से देखिए, इंडिया और रशिया के बीच में, कि हमारे आम इंपोर्ट का 80-85 कई बार 90% तक रशिया से आता है। अब रशिया पे इतनी ज्यादा डिपेंडेंस थी, हमने उसे कम किया, लेकिन कम करते करते हमारे 25 साल बीत चुके हैं। इस आर्म्स डिपेंडेंस ऑन रशिया को कम करते करते 25 साल बीत चुके हैं। अभी भी हम उस 80% को 60% पे लेके आ पाएंगे। अगले 20 साल लग जाएंगे उस 60% को 40% पर लाने में। अब इसका मतलब यह है कि हम अभी भी 40% आर्म सप्लाई के मामले में रशिया पर डिपेंडेंट है। अब ऐसी सिचुएशन में हम रशिया का साथ नहीं छोड़ सकते, छोड़ ही नहीं सकते। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, हमारी अपनी मजबूरी समझिए। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हमें एक चीज समझ में आ गई कि फाउंडेशन बड़ी मजबूत होती है, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम यह है, चलो आज रशिया कमजोर हो रहा है और हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं और अमेरिका हमारे को जीप चढ़ा रहा है कि आ जा, कोई दिक्कत नहीं, जीप लपलपाए बैठा हुआ। लेकिन अमेरिका की सबसे गंदी आदत क्या है, पाकिस्तान को F-16 बेचे, लेकिन पाकिस्तान को F-16 बेचने के बाद क्या कहता है भाई देखो साफ सी बात है, F-16 बेच तो रहा हूं, लेकिन आप मेरी परमिशन के बगैर इस F-16 को उड़ाएंगे नहीं उड़ा सकते, बिल्कुल मेरे किसी दोस्त के ऊपर चलाएंगे नहीं, यानी मुझसे पूछ कर ही F-16 चलाएंगे। तो पाकिस्तान ने F-16 लिया, मुझे तो आज तक समझ में लॉजिक ही समझ में नहीं आया कि भाई तुमने F-16 ले लिया और तुम चलाओ उसे अपनी मर्जी से सकते नहीं, तो मतलब इसका मतलब ही क्या बैठा है? कोई लॉजिक तो बता दो कि ये लॉजिक बैठा है कि इस लॉजिक के अकॉर्डिंग आपने F-16 ले लिया, क्या दिखाने के लिए, हवा भरने के लिए? और आपने कितना सारा पैसा अमेरिका को दिया और उसका या फिर उसका कर्जा ले लिया, एहसान भी लिया, कर्जा भी लिया और चला भी नहीं सकते, उड़ा भी नहीं सकते ढंग से। तो भैया ऐसे F-16 का करना क्या है?
और उसकी मेंटेनेंस भी पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी भी नहीं दी, मेंटेनेंस भी वही करेंगे, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो जैसे हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें, मैं उसी पे आ रहा हूँ, जी उसी पे आ रहा हूँ। अब हमने यही तो कहा है, रशिया से हमारे को सबसे बड़ी फायदा क्या है कि भैया सर्विस सेंटर आप हमारी कंट्री में बनाओगे। सर्विस सेंटर का मतलब ये होता है कि उसको खोल खाल के हम देख लेंगे कि भैया अंदर क्या भरा हुआ है, उसको कम से कम सीखने का, कॉपी करने का हमारे को मौका मिल गया। हम नहीं करेंगे कॉपी, अपनी टेक्नोलॉजी तो डेवलप करेंगे।